नाउ बेसिकली क्या होता है, तो कोई भी अननोन कंपाउंड है, सपोज अननोन कंपाउंड, यहाँ पे कोई तो कंपाउंड रखा है एंड दैट इज वेरी मच अननोन। अब अननोन कंपाउंड में एक स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन होता है। साइंटिस्ट लोग पहले क्या करते हैं, तो उस अननोन कंपाउंड का क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब व्हाट इज मीन बाय क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये बाद में तो आपको आएगा ही, क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं वगैरह। लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन योर अननोन कंपाउंड। तो सपोज कि आपको पता लगा कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन योर अननोन कंपाउंड। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस सजेस्ट विच काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। तो उसके लिए सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है, साइंटिस्ट लोग लैब में कुछ रिएक्शंस करते हैं और फिर उन रिएक्शन से उनको पता लगता है कि कार्बन है या हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, कौन से काइंड के एलिमेंट आपके अननोन कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो once they are done with qualitative analysis, they perform quantitative analysis. Now, what is mean by this quantitative analysis? तो अगर आपका कंपाउंड 100 ग्राम है, टोटल अननोन कंपाउंड का वजन 100 ग्राम है, तो वो निकालता है कार्बन कितना परसेंट में प्रेजेंट है आउट ऑफ 100, हाइड्रोजन कितने परसेंट में प्रेजेंट है आउट ऑफ 100, और ऑक्सीजन कितने परसेंट में प्रेजेंट है आउट ऑफ 100। वंस दे आर डिसाइडेड, अब इसमें दूसरे भी एलिमेंट हो सकते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो क्लोरीन हो सकता है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद आपको परसेंट मिल जाता है। अब इस परसेंट को कुछ स्टेप्स से प्रोसेस करके, स्टेप्स होते हैं कुछ, उसमें हम इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला, तो कल मैंने बताया था इंपेरिकल फॉर्मूला इज स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो मतलब जो भी इस मॉलिक्यूल में, मतलब ये कंपाउंड का जो भी मॉलिक्यूल होगा, सपोज यू आर कंसिडरिंग कि अननोन कंपाउंड सपोज ग्लूकोज है, आपको पहले से पता नहीं होगा वो ग्लूकोज है, लेकिन ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो ये ग्लूकोज है। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला उसका डिसाइड हो जाएगा, कितना डिसाइड हो जाएगा ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद, तो CH2O ऐसा डिसाइड हो जाएगा इम्पेरिकल फॉर्मूला। देन आफ्टर इम्पेरिकल फॉर्मूला आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके और मेरे डिस्कशन में वी आर कंसिडरिंग कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये साइंटिस्ट लोग परफॉर्म कर देंगे अपने लिए, और फिर आपको कुछ स्टेप्स करने हैं, और उस स्टेप से आपको निकल जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। एंड आफ्टर एम्पिरिकल फॉर्मूला यू आर गोइंग टू गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आफ्टर और फ्यू स्टेप्स, और भी थोड़े स्टेप्स करने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ये जो स्टेप्स इन्वॉल्व है प्रोसेस में, ये आपको पहले तो अच्छे से समझ लेना है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस का डेटा होगा, फिर स्टेप्स होंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट होगा, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद एक चीज होती है दैट इज स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन। मतलब मॉलिक्यूल कैसे दिखेगा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐसे दिखता है, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे होता है C, यहाँ पे होता है H, यहाँ पे होता है OH, यहाँ पे होता है OH, यहाँ पे होता है H, OH, H, लाइक दिस। उसके बाद फिर से OH, H और फिर CH2OH। तो दिस इज द ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ऐसा ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कार्बन कितने इन्वॉल्व है, तो कार्बन में यहाँ पे डॉट से बताता हूँ। सपोज ये एक कार्बन है 1, यहाँ पे एक दिख रहा नहीं वो कार्बन है 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 कार्बन आर देयर, तो C6 हो जाएगा। H गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। सो 12H हो गए। और ऑक्सीजन देखो, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो 6 ऑक्सीजन है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो थ्रू आउट प्रोसेस क्या थी अननोन कंपाउंड के डिटर्मिनेशन की, मतलब उसके स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन की प्रोसेस क्या थी,
तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसके डेटा से कुछ स्टेप्स, और उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट न्यूमेरिकल, कि जो कैसे करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ। अ कंपाउंड contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon, and 71.65% chlorine. तो उसके बाद और दिया है मोलर मास, दैट इज मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। मोलर मास भी अननोन कंपाउंड का उन्होंने डिटरमाइन करके दे दिया है 98.96 ग्राम पर मोल। अब ग्राम पर मोल मतलब आपको समझ रहा है ना, वो एक मोल लोगे, वो कंपाउंड एक मोल लोगे तो उसका वजन कितना होता है 98.96 ग्राम। एक मोल लोगे तो 98.96 ग्राम उसका वजन होता है। एक मोल लोगे मतलब कितने मॉलिक्यूल्स लोगे उस कंपाउंड के, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट मींस 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लोगे तो 98.96 ग्राम उसका वजन आएगा। तो फाइंड empirical formula and molecular formula। अब यहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व क्या है देख लो पहले, ठीक है। ये डेटा है, इसको प्रोसेस करना है और आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों आपको बताना है। तो मैंने कल भी यहाँ पे थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट कर दिया था कि आपको पहले इसमें क्या लिखना है, परसेंटेज लिखना है, ठीक है। पहले इसमें तो एलिमेंट, ये जो टेबल बनता है वो कैसे बनता है, क्योंकि अगला जो न्यूमेरिकल होगा, अगला जो प्रॉब्लम होगा वो आपको करना है। तो एलिमेंट है यहाँ पे कार्बन, ठीक है, फिर हाइड्रोजन और फिर है क्लोरीन। दिस इज द एलिमेंट, ठीक है। तीन एलिमेंट है आपके पास। कार्बन का परसेंटेज आपको पता है 24.27%। फिर यू नो हाइड्रोजन इट इज 4.07%। you know chlorine it is 71.65%। नाउ यहाँ पे आपको पहली चीज ये कर लेनी है बच्चों कि ये तीनों परसेंट को ऐड करके देख लेना है। इफ इट इज 100 देन डोंट वरी, इफ इट इज नॉट 100 देन यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या, तो ये तीनों की सम अगर 100 आई, अब इस केस में आई थिंक उसकी 100 आती है, कर दो कैलकुलेट, बता दो 100 है या नहीं। सबको सम कर दो, सिर्फ 24.27 प्लस 4.07 प्लस 71.65, तो एग्जैक्टली वो कितने आती है 99.99। तो उतना तो चलता है, क्योंकि ये जो एनालिसिस होता है वो साइंटिस्ट लोग करते हैं तो उसमें एरर्स होते हैं, तो एरर को हम 0.1% दे ही सकते हैं। अगर अगर इनका सबका कैलकुलेशन अगर सपोज 75 आता था, इन सबका सम अगर 75 आता था, तो आपको क्या कंसीडर करना पड़ता था, 25% इज योर ऑक्सीजन। तो बचा हुआ एलिमेंट कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। ये हमेशा याद, यहां तक ठीक है। ओके, देन आपको क्या करना है, तो डिवाइड डिवाइड परसेंटेज बाय रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस। सिंपल बात है, देखो आपको क्या करना है, डिवाइड ईच परसेंट बाय रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस। तो बताओ यहाँ पे 24.27 को कितने से डिवाइड कर दूं, इफ यू कैन टेल मी जल्दी। 12। 12 से डिवाइड कर देना। 4.07 को आपको डिवाइड कर देना है 1 से, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। एंड क्लोरीन का एटॉमिक मास सबको पता है, इट इज 35.5। यस और नो,
35.5 कल के टेबल से भी पता होना चाहिए, और ऐसे भी यूजुअली भी आप कैलकुलेशन करते जाओगे तो आपको पता लगते जाएगा। तो अगर ये ठीक है तो यहाँ पे हम उनका कैलकुलेशन सिर्फ कैलकुलेटर से अभी के लिए कर लेते हैं। उसके बाद ये जो कैलकुलेशन होता है वो आपको मैन्युअली परफॉर्म करना होता है अरिथमेटिक से। तो आप बता दो यहाँ पे 24.27 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया? 2.02। 2.02। उसके बाद 4.07 डिवाइडेड बाय 1, तो 4.07, ये तो मैंने ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा था, ये डायरेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, तो 2.01 आता है। अब ये जो रेशो है वो अभी के लिए डायरेक्ट दिख रहा है 2, 4 और 2। तो भी अगर आप कंसर्न मतलब आप अच्छे से कर सकते हो तो क्या करना है, तो इन सब के में से छोटी सी वैल्यू लेनी है, सबसे छोटी वैल्यू, और उसको सबसे डिवाइड करना है। अब यहाँ पे तो मुझे जरूरत नहीं लगती, मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 2.02 का 2 लिख दूंगा, 4.07 का 4 लिख दूंगा, और CL का 2 लिख दूंगा। यस और नो बता। यस सर। अब सिंपल रेशो मुझे मिल गए। ठीक है, अब ये जो अप्रोक्सीमेशन जो मैं कर रहा हूं वो मुझे रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि 0.2 है, मतलब 2.02 है, 2.07, 2.01 है, इसलिए ये ऐसे लिख दिया। अब आपको जो ये सिंपल रेशो मिलता है वही आपका होता है इम्पिरिकल फॉर्मूला, हाँ या ना बता। वही आपका होता है इम्पिरिकल फॉर्मूला। सो आई फाउंड आउट द इम्पिरिकल फॉर्मूला। Empirical formula for the following given data is C2H4Cl2. This is the empirical formula. Now, empirical formula होने के बाद खत्म नहीं होता बच्चों। आपने अभी तक सिर्फ क्या कैलकुलेट किया? empirical formula कैलकुलेट किया। अब आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर। अब स्टेप्स जो इन्वॉल्व है वो अच्छे से देख लो। एक बार अगर ये हो गया तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो 2 चैप्टर में कंटिन्यूएशन होता है, एक ऑर्गेनिक का चैप्टर है और यहाँ पे भी वो कंटिन्यूएशन होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आपको वैल्यू निकालनी होती है। सर, हाँ। आई हैव अ डाउट। यस। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते CH2Cl? एक्चुअली एक्चुअली यहाँ पे इम्पिरिकल फॉर्मूला जो भी आएगा, इम्पिरिकल फॉर्मूला जो भी आएगा वो कैलकुलेशन से आएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन से आया वो ऐसे आया कि C2H42, तो एक स्टेप और कर लेते थे तो उसको और रिड्यूस कर सकते थे। कैसे स्टेप? तो यहाँ पे सपोज मैं इसको हटा दूं और एक छोटी सी स्टेप करूं कि 2.02 को मैं 2.01 से डिवाइड करता हूँ, 4.07 को मैं 2.01 से डिवाइड करता हूँ, और 2.01 को मैं 2.01 से डिवाइड करता हूँ। ये क्यों किया मैंने? तो सिंपल रेशो कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर इंपेरिकल फॉर्मूला आपको डेफिनेशन वाइज पता है तो वो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो चाहिए होता, तो फिर वो क्या होता था, CH2Cl जैसे आपने बताया वो। अभी तो वो वही आने वाला है। कैसे? यहाँ पे 1 आने वाला है, यहाँ पे 2 आने वाला है, यहाँ पे 1 आने वाला है। आर यू एग्री? यस सर। तो यहाँ पे हम इंपेरिकल फॉर्मूला को ये कैलकुलेशन के बाद भी रिड्यूस कर सकते थे, नहीं तो ऐसे स्मॉल से डिवाइड करके भी रिड्यूस कर सकते। तो यहाँ पे CH2Cl ऐसे आ गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। उसके So, बाद both of them are right answers, right? नहीं, एक्चुअली एक्चुअली ये मोर करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या है, तो स्मॉलेस्ट Smallest. स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो स्मॉलेस्ट कौन सा रेशो होता था पहले जो मैंने लिखा था, वो या ये रेशो जो आपने बताया? This one. दिस वन। सो दिस वन इज करेक्ट आंसर। तो अब आपको Okay. दो चीजें कैलकुलेट करनी है सिंपल। empirical formula mass, that is EFM, that is empirical formula mass
और दूसरा होता है MFM, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, जिसको ही हम मोलर मास कहते हैं, एंड दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द एग्जाम, ऑलरेडी गिवन है एग्जाम। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट होगा, 12 प्लस 2 प्लस 35.5, यस और नो। जो भी एम्पिरिकल फॉर्मूला में दिख रहा है वो कैलकुलेट करना है। 12 प्लस 2 क्यों आया हाइड्रोजन के लिए, और 35.5, तो कितना आ गया वो, 49.5. 49.5। so this is your EFM, that is empirical formula mass। अब MFM जो आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है न्यूमेरिकल, तो वो क्या है, तो दैट इज 98.96, यस और नो, 98.96 दिस इज मेंशन्ड। अब क्या करोगे, तो अब आपको एक वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है, दैट इज कॉल्ड N। अब n की वैल्यू, n मतलब एक न्यूमेरिक, एक n मतलब एक नंबर होता है जो आपको कैलकुलेट करना होता है। अब वो कैसे कैलकुलेट करना है, तो MFM दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये सिंपल है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास था 98.96, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज 98.96, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास वाज 49.5। So can we divide this 98.96 divided by 49.5? So it is not exact, but it is coming to yes or no. Yes, sir. 1.9999 कुछ तो आ रहा है, तो 2 कंसीडर करना कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इन कैलकुलेशंस में आपको अप्रोक्सीमेशन करना ही पड़ेगा। तो आप बताओ, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is nothing but n into empirical formula। ये एक फॉर्मूला आपको एक्स्ट्रा में याद। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको डिटरमाइन करना है, n की वैल्यू 2 है और एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2Cl। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा आ गया C2H4Cl2, यस और नो। दिस इज द थिंग। तो आपको समझ गया कैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ बढ़े। ये लास्ट स्टेप याद आया कैसे करना है? Yes, sir. ओके, तो इफ इट इज ऑल डन, तो हम एक दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑन द सेम पेज, मतलब सेम लॉजिक से एक दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस बार आप लोग करोगे और मुझे सिर्फ आपको असिस्ट करना। लेट मी फाइंड वन ऑफ द न्यूमेरिकल। ओके, न्यूमेरिकल इज qualitative quantitative sorry quantitative analysis of unknown compound is found
to have 38.70% of carbon, 9.75% of hydrogen, and 'rest is oxygen'. Rest is oxygen. If molar mass नहीं तो मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड is 62.07, what is its molecular formula? चलो, how many of you are doing this? अननोन कंपाउंड है जिसमें इतना कार्बन है, इतना हाइड्रोजन एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन. तो कैन यू फाइंड फर्स्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन परसेंट? ऑक्सीजन परसेंट कैसे मिलेंगे? 38.70 प्लस क्या करोगे? 9.75. यस और नो? फोर्टी 48.45 किससे सब्सट्रैक्ट करोगे? अब बताओ बच्चों. 100 minus 48.45. 51.55. यहाँ तक समझा किसी को? Are you getting this? Yes, sir. Yes, sir. तो अब क्या हाँ 50 क्या बोला तूने? नहीं सॉरी सर. सही है ना? ठीक है. अब हाँ, देखो सही है. यहाँ पे आपको एलिमेंट लिखने हैं, एलिमेंट टेबल बनाना जरूरी है यहाँ पे. और मैं भी जब पेपर डिजाइन करूंगा तब यहाँ पे आपको ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल दूंगा, तो आपको ये आना चाहिए. एग्जाम में भी आता है, कॉलेज एग्जाम में. तो यहाँ पे पहला कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है, और देयर रिस्पेक्टिव परसेंटेज वी नो. कार्बन के लिए है 38.70, this is 9.75, and oxygen is 51.55. So what is the next step? ओके स्मिति, आपने ये निकाल दिया क्या एम्पिरिकल फॉर्म? चलो जल्दी करते हैं. ये वैल्यूज बता दो. 38.70 डिवाइडेड बाय 12, 9.75 डिवाइडेड बाय 1, एंड 51.55 डिवाइडेड बाय, बताओ, ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक वेट 16. So these values, first तो 38.70 divided by 12, ये आता है 3.2222, इतना ठीक है. फिर ये आएगा 9.75 और ये आ जाएगा 51.55 divided by 16. So this comes to 3.22. Yes or no? Then Yes, sir. then you have to divide it by the smallest one of all. तो smallest one कौन है? तो 3.22 है. तो 3.22 divided by 3.22, 9.75 divided by 3.22, and 3.22 divided by 3.22.
तो दिस कम्स टू 1, ये 9 आता है, ये 3 आता है, कि 3, परफेक्ट। 9.75 डिवाइडेड बाय 3.22, तो एग्जैक्ट 3 नहीं आता, लेकिन 3 कंसिडर कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1। तो आपका इम्पिरिकल फॉर्मूला रेडी है। इम्पिरिकल फॉर्मूला इज C1H3O1, यस और नो? Yes, sir. नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कैसे बढ़ा जाता है? N इज इक्वल टू MFM अपॉन EFM। बाकी बच्चों हाँ या ना? एकदम इजी है बच्चों, ये कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. MFM आपको पता है, MFM इज 62.07, so you put this value 62.07 अपॉन EFM। तो EFM यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 प्लस 3 प्लस 16, 31 आता है। तो दिस एग्जैक्टली कम्स टू व्हाट? 2 आता है ये। Yes, sir. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू व्हाट? एम्पिरिकल फॉर्मूला। So this comes to 2 into what? Empirical formula, that is C1H3O1. So it is C2H6O2. So are you all getting how we solved this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अभी ऐसा कहीं से भी और कौन सा भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यू कैन सॉल्व इट, ठीक है? ऐसे कोई अभी दिक्कत नहीं है। सर वी डू हैव टू लर्न एटॉमिक मासेस। यस, एटॉमिक मास अप टू 30 एलिमेंट्स यू हैव टू लर्न। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है या अपनी स्कूल की एग्जाम होती है, तो एक्चुअली मैंडेटरी है कि आपको सबके एटॉमिक मास गिवन हो। मतलब फ्रंट पेज पे सबके एटॉमिक मास गिवन होते हैं केमिस्ट्री पेपर के फ्रंट पेज पे। तो एक्चुअली जेई में भी गिवन होता है और नीट में भी गिवन होता है। लेकिन आपको मेरी मतलब व्हाट आई एडवाइस इज टू लर्न दैट ना, क्या फर्क पड़ता है? ऑक्सीजन 16 है, हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 12 है, और बाकी तो कुछ आता नहीं। बाकी नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन 14 है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब हो जाएगा, तो इतना कुछ उसका उसका इशू नहीं है। अब ये हो गया आपका एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट थिंग टू डू? पहले तो अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं, ऐसा कोई न्यूमेरिकल है क्या एनसीईआरटी में? some basic concept or concept, unit 1 PMD। एक्सरसाइज में मिल जाए तो अच्छा। ओके, कैन वी सॉल्व 1.3 देन? आप कर सकते हो, जल्दी बता दो। आई विल हेल्प यू टेलिंग एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास आयरन का होता है 56, यू कैन यूज दैट। एंड 30.1 ऑक्सीजन है, डाई ऑक्सीजन ऑक्साइड। Sir, I guess we have solved this question yesterday. यस्टरडे आयरन Fe2O3 सॉल्व किया था। ओके, Yes, sir, we did it. okay, then we don't have similar kind of any question. Then we have to move to next। इस तरह का कोई और मिल जाए तो एक सॉल्व करना था मुझे, देखते हैं। हाँ, एक सिंपलेस्ट वाला दे देता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
quantitative analysis. Copper is 20.13%, and you have iodine. Rest is iodine. Rest is iodine. Okay. And then atomic masses are given. Atomic mass में ही दे देता हूँ. Copper it is 64 and iodine it is 127. So these are the atomic masses. Okay. What else you should know is you have to only calculate empirical formula. So no need to calculate molecular formula. So I'm waiting for your answer. ये last होगा अपना. आयोडीन के परसेंटेज निकल गए आपके. आयोडीन के परसेंटेज Yes, sir. 79.87. 87. Yes. So anybody? Yes, Sanya. करेक्ट है. यहाँ पे क्या करना था? सिंपल 20.13 और यहाँ पे परसेंटेज ये कॉपर का था और ये आयोडीन है. आयोडीन इज 79.87. तो यू डिवाइडेड this by 13 divided by 64 and you divide this by 79.87 by 127. Yes or no?